अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे चैप्टर 13 के जो कुछ पॉइंट्स रहते हैं मैं वो आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। ये पॉइंट पहले समझिएगा, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह इसकी रीडिंग भी कर लेते हैं। बच्चे सेल्स टैक्स गुड्स पे अप्लाई होता है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स के अंडर डिफरेंट शेड्यूल्स हैं। जैसे सबसे पहला शेड्यूल अगर हम जिक्र करें उसका, वो है थर्ड वन शेड्यूल, जिसे थर्ड शेड्यूल कहते हैं। इनमें जिन गुड्स का जिक्र किया गया वो रिटेल पैकिंग में होती है। और उनकी प्राइस को रिटेल प्राइस कहते हैं, जो इन प्रोडक्ट की पैकिंग में मेंशन भी होती है कैटेगोरिकली कि ये प्रोडक्ट की रिटेल प्राइस। टिश्यू पेपर हो गया, डिटर्जेंट्स हो गए, सॉप हो गया, वॉशिंग पाउडर हो गया, इसके अलावा आइसक्रीम हो गया, टायर्स हो गए, ट्यूब्स हो गई, इसी तरह एसी हो गया। हर वो चीज़ जो रिटेल पैकिंग में मौजूद होती है, प्रॉपर्ली पैक्ड होती है और उस पर उसकी रिटेल प्राइस मेंशन भी होती है, उसे हम कहते हैं थर्ड शेड्यूल आइटम या रिटेल प्राइस आइटम्स। अब केस क्या है? केस ये है, लेट्स सपोज एक पर्सन है, वो अपने किसी एजेंट को, ये उसका एजेंट है। मैं एग्जांपल समझाने के लिए कि ताकि बड़े अच्छे से समझ में आ जाए, सिंपल सी एग्जांपल बना रहा हूं, बाकी पढ़ेंगे डिटेल डिस्कशन तब भी हो जाएगी। अगर ये पर्सन अपने इस एजेंट को सप्लाई करे गुड्स, ये इस एजेंट से कहता है कि तुम मेरा सामान बेचोगे, मैं तुम्हें इसके बदले में कमीशन दूंगा। क्या पे करूंगा? कमीशन पे करूंगा। ये बात क्लियर है? इस पर्सन के लिए ये कमीशन क्या बन जाएगा? बिल्कुल ठीक हो गया। ये क्या कहलाएगा? कमीशन एक्सपेंस। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट यहां तक कुछ हद तक क्लियर हुआ? अगर कोई पर्सन गुड्स सप्लाई करता है और गुड्स कौन सी है? थर्ड शेड्यूल आइटम्स, और उसकी बेस पे कमीशन पे करता है, वो कमीशन एक्सपेंस है। अच्छा, क्या ये कमीशन एक्सपेंस एडमिजिबल होगा या इनएडमिजिबल? नॉर्मली तो एडमिजिबल होता है, लेकिन ये इनएडमिजिबल भी हो सकता है। कब हो सकता है?
अब वो बात पढ़ने लगे। शुरू करें जी बात। ये है हमारी बात जो हमने पढ़नी है। अगर ये एजेंट नॉट appearing in active taxpayer list under income tax ordinance, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट बनती है कि जितने भी पर्सन्स हैं जिन्होंने अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल करना थी, फाइल कर भी दी है, उनकी एक लिस्ट बन जाती है जिन पर उनके नाम शो हो रहे होते हैं, अपीयर हो रहे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ये एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में मौजूद है। अगर किसी एजेंट का एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम ना आ रहा हो तो ये कमीशन एक्सपेंस इन एक्सेस ऑफ 0.2% of gross amount डिसअलाउ हो जाएगा। इसका मतलब अलाउ मैक्सिमम कितना होगा? 0.2% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ सप्लाईज। ग्रॉस अमाउंट ऑफ, यहां तक बात क्लियर होगी? रीडिंग करूं अब इसकी? समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद दोबारा ये केस में डिस्कस भी कर दूंगा। कमीशन एक्सपेंस इनएडमिसिबल होगा, सारे का सारा नहीं, इन एक्सेस ऑफ 0.2% ऑफ ग्रॉस अमाउंट। कितने परसेंट से ज्यादा? ग्रॉस अमाउंट ऑफ सप्लाई से ज्यादा। वो आइटम्स कौन सी होंगी? किस एक्ट के तहत? अगर रेसिपिएंट ऑफ द कमीशन, जिसको कमीशन मिल रहा है, जिसको कमीशन या जिसको कमीशन दिया जा रहा है, उसका नाम अपीयर ना हो रहा हो, किसमें? टैक्स पेयर लिस्ट में, और वो किसके तहत बन रही है? बात क्लियर हो गई? अब ये अब आपके सामने पूरा फ्लो बना हुआ है। अब आप मुझे बताइएगा, बात क्लियर है? अगर कमीशन एजेंट जिसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में मौजूद नहीं है, अगर आप उसको सप्लाई करते हैं तो 0.2% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सप्लाई से ज्यादा जितना भी कमीशन होगा वो इनएडमिसिबल हो जाएगा, वो आप एक्सपेंस नहीं बना सकते। ये आपके सामने सेंटेंस मौजूद है, एक दफा रीडिंग करें। कोई कंफ्यूजन है मेरे से सवाल पूछिएगा। अब ये दूसरा केस समझिएगा। लेट्स सपोज एक पर्सन है, दूसरी तरफ है डीलर। ये बात क्लियर है? अब ये गुड्स सप्लाई की जा रही है, अंडर डीलरशिप अरेंजमेंट के तहत। यहां तक कोई मुश्किल बात तो नहीं?
आपने जिसको अपना डीलर बनाया हुआ है या डीलरशिप दी हुई है आपने, उसमें दो बातें हैं। पहली बात, ये रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर सेल्स टैक्स एक्ट। दूसरे नंबर पे इसका नाम अपीयर हो रहा हो इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। इसका नाम किस में मौजूद होना चाहिए? एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में इसका नाम भी मौजूद होना चाहिए। दोनों बातें समझ में आई? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर कोई पर्सन गुड्स सप्लाई करे डीलरशिप अरेंजमेंट के तहत, तो फिर उस अरेंजमेंट के तहत डीलर का नाम किसमें शो होना चाहिए? एक्टिव टैक्स पे। और डीलर रजिस्टर्ड भी होना चाहिए अंडर। अगर ऐसा ना हुआ तो कहता फिर डीलर के ग्रॉस मार्जिन का कितने परसेंट? 75%। डीलर के ग्रॉस मार्जिन का कितने परसेंट लेना है? वो इस साहब की इनकम में शामिल हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? डीलर के ग्रॉस मार्जिन का कितना? डीलर के ग्रॉस मार्जिन का कितने परसेंट? अच्छा, अब सवाल ये पैदा हुआ कि ग्रॉस मार्जिन किसके इक्वल होगा? उसने कहा ग्रॉस मार्जिन होगा 10% ऑफ प्राइस के। प्राइस का 10% क्या बन जाएगा? ग्रॉस मार्जिन। उस ग्रॉस मार्जिन का कितने परसेंट? तो हम अगर इसका सिंपल फॉर्मूला बना दें तो सिंपल फॉर्मूला क्या होगा? प्राइस का कितने परसेंट लेना है? 7 पॉइंट, यही बनेगा ना? रिटेल प्राइस है ना, थर्ड शेड्यूल आइटम्स है। उसकी सेल प्राइस का पढ़ूं जी मैं अब आपके साथ। अब ये केस पढ़िएगा। वेयर अ पर्सन सप्लाई प्रोडक्ट, कौन सी और थर्ड शेड्यूल आइटम कौन सी होती है? रिटेल प्राइस आइटम्स, जिनकी क्या मेंशन होती है? रिटेल प्राइस मेंशन। आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर लिखा होगा आरपी या रिटेल प्राइस, पूरा लिखा हुआ होता। ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट, किस अरेंजमेंट के तहत डीलर को देगा? और डीलर क्या नहीं है? रजिस्टर्ड। किसके तहत? एंड उसका नाम भी अपीयर नहीं हो रहा। और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट किसके तहत बनती है? यहां तक बात क्लियर होगी? कोई मुश्किल बात तो नहीं? ये देख लें वही बात। डीलर रजिस्टर्ड नहीं है सेल्स टैक्स एक्ट में, उसका नाम अपीयर नहीं हो रहा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में। किसके तहत? अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। फिर क्या होगा? अमाउंट इक्वल टू 75%। कितने परसेंट? डीलर के मार्जिन का
डीलर के ऐड कर दी जाएगी इनकम, और वो इनकम किसकी होगी? उस पर्सन की जिसने चीजें सप्लाई की हैं डीलर को। अगेन मैं वही बता रहा हूं, किसकी इनकम बननी है? इस पर्सन की। गलती से डीलर की इनकम ना बनाइए, बात समझ आ पाए हो ना? तो इनकम किसकी बननी है? इस पर्सन की जो सप्लाई कर रहा है गुड्स। अच्छा जी, अब मार्जिन कितने परसेंट होगा? 10%। किसका? ये भी बात क्लियर होगी। तो इन नटशेल अगर हम लें तो टोटल रिटेल प्राइस का इफेक्टिवली कितना रेट बन जाएगा? बात समझ आ गई? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस है, समझने के लिहाज से तो मैंने भरपूर कोशिश की कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। समझ आ गई है आपको ये बात? इसके साथ इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने में टेक्निकल है। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा बच्चे, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट, ग्रेचुटी या सुपर एनुएशन फंड। अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन की जाए, अप्रूव्ड ग्रेचुटी या सुपर एनुएशन फंड में की जाए, तो वो अलाउएबल टैक्स एक्सपेंस होना ऑन अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस पे क्या हो जाएगा? अलाउएबल टैक्स एक्सपेंस। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, देखिए। 50% कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड। प्रोविडेंट फंड की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा है? अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, अप्रूव्ड पेंशन फंड और अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। तीन बातें कर रहा है। प्रोविडेंट फंड 100% अलाउ होना है। ये सिर्फ किसकी बात हो रही है? अप्रूव्ड ग्रेचुटी, अप्रूव्ड पेंशन और अप्रूव्ड। वो कितने परसेंट अलाउ होना है? और 50% क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। कोई मुश्किल बात? अच्छा, अगर अनअप्रूव्ड हुआ और अनरिकॉग्नाइज्ड फंड हुआ तो टैक्स एक्सपेंस बन सकता है। अगर इफेक्टिव अरेंजमेंट हो कि उसका टैक्स डिडक्ट हो के पेमेंट के टाइम पे सबमिट भी हो जाए। अगर ऐसी इफेक्टिव अरेंजमेंट है तो अनरिकॉग्नाइज्ड फंड भी अलाउएबल टैक्स एक्सपेंस बन सकता है। यहां तक बात क्लियर होगी? कोई कंफ्यूजन? अब गौर से सुनना है ये मेरी बात। हमने पढ़ा ग्रेचुटी, या पेंशन फंड, allowable on accrual basis, allowable on receipt या पेमेंट बेसिस। ये बात तो हमने पढ़ ली। अगर ये पेमेंट बेसिस पे हुई तो फिर क्या होगा? प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी इनएडमिसिबल एक्सपेंस होगा। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी क्या हो जाएगा? इनएडमिसिबल एक्सपेंस, और ऐड बैक कर देंगे। और दूसरी चीज, ग्रेचुटी पेड ये एडमिसिबल एक्सपेंस है, माइनस हो जाएगा।
ये देखिएगा, प्रोविजन फॉर द ईयर इज इनएडमिसिबल, एड बैक करेंगे, और पेमेंट टू एम्प्लॉइज वो एडमिसिबल होगा टैक्स पर्पस के लिए, उसे डिडक्ट करेंगे। क्लियर है? लेकिन ये किस बेसिस पे होगा? रिसीट बेसिस, पेमेंट बेसिस। ये वही एफबीआर सर्कुलर में यही बात लिखी हुई है। टॉपिक 7 भी हो गया। फोर्टीन रहता है इसके बाद। हमने पढ़ा था कि बिजनेस जब भी कोई एक्सपेंडिचर करे, वो एक्सपेंडिचर पेमेंट बेसिस पे या अक्रूवल बेसिस पे अलाउ हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल हम अक्रूवल बेसिस की बात कर रहे थे। हम कहते हैं कि जब भी उनकी पेमेंट होगी तो पेमेंट होनी चाहिए बैंकिंग चैनल के। सैलरी का केस हम पढ़ चुके, अब बाकी एक्सपेंडिचर का केस पढ़ने वाले। तो जरा देखिए, जितने भी बाकी एक्सपेंडिचर है सैलरी के अलावा, वो किसके थ्रू पे होने चाहिए? थ्रू डिजिटल मींस, बिजनेस के बैंक अकाउंट से, और दूसरे बिजनेस के बैंक अकाउंट में ट्रेस होना चाहिए, उसकी ट्रेल मिलनी चाहिए। और वो बिजनेस का बैंक अकाउंट वो वाला होना चाहिए जो आपने नोटिफाई किया हुआ है किसको? कमिश्नर। ये मतलब है इसका। अगर मैं अपने पर्सनल अकाउंट से पेमेंट कर दूं, वो नहीं होगी। किसके थ्रू करनी है? बिजनेस के बैंक अकाउंट से दूसरे बिजनेस के बैंक अकाउंट। कोई कंफ्यूजन यहां तक? सब बातें क्लियर है? डिजिटल मींस क्या मतलब है यहां पे? डिजिटल मींस का मतलब है, अच्छा आप डिजिटल मींस का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ यही बातें, इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन जितने यूज हो चुके होंगे वर्ड वही मतलब समझिएगा। ऑनलाइन पोर्टल्स, ऑनलाइन अब पेमेंट हो जाती है ना। ऑनलाइन इंटरबैंक फंड ट्रांसफर सर्विसेज, IBFT, इंटरबैंक फंड ट्रांसफर। ऑनलाइन बिल की पेमेंट हो जाना, इनवॉइस की पेमेंट। इनवॉइस आता है, उसका एक यूनिक ई नंबर जनरेट हो जाता है। हम जैज कैश के थ्रू या इसके अलावा बैंकिंग चैनल के थ्रू वो ई इनवॉइस नंबर ऐड करते हैं, पेमेंट हो जाती है। ओवर द काउंटर डिजिटल पेमेंट सर्विसेज, सॉरी, डिजिटल पेमेंट सर्विसेज हैं या फैसिलिटीज या कार्ड पेमेंट के थ्रू हो जाती है बच्चों। POS हो गया, QR कोड हो गया, मोबाइल डिवाइस हो गई, ATM हो गया, कियोस्क हो गए, जहां पे ये POS की मशीन के साथ आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मौजूद होती हैं, कार्ड स्वैप करते हैं, पेमेंट्स हो जाती हैं, वो भी ट्रेस हो सकती है। या इसके अलावा कोई और डिजिटल या ऑनलाइन पेमेंट मोड हो गया। कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर, सिर्फ इसको रिटेन करना। ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी इन द फॉलोइंग केसेस। अगर सिंगल पेमेंट हो रही है तो 25,000 तक की आप कैश के थ्रू कर सकते हो, लेकिन अगर सिंगल पेमेंट 25,000 से ज्यादा की है बैंकिंग चैनल, अगर छोटी छोटी पेमेंटें हैं, एक भी पेमेंट 25,000 से ज्यादा की नहीं है लेकिन मिल के 2.5 लाख से ज्यादा की होगी, तो तब भी वो किसके थ्रू होनी चाहिए? डज नॉट एक्सीड 2.5 लाख रुपया। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है, फ्रेट, ट्रैवल फेयर, पोस्टेज, यूटिलिटी या अदर गवर्नमेंट ड्यूज पे ये रूल अप्लाई नहीं। गए यहां तक? यहीं तक ही रुकिएगा, इससे आगे एक छोटी सी 2 बातें रह गई, ये चैप्टर मुकम्मल कर देंगे हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।